हाय। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक सेशन लेके आए हैं जो एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और वैसे हमारा पर्पस तो एलटी ग्रेड ही है इसमें। यानी कि कहने का मतलब है एलटी ग्रेड के लिए हम एक वन शॉट रिवीजन विलियम शेक्सपियर को लेके आए हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर का पूरा बायोग्राफी और इसके साथ में जो पोइट्री सेक्शन है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग दोस्तों। तो ये पोइट्री सेक्शन में हमारे विलियम शेक्सपियर के दो सोनेट दिए रखे हैं। एक सोनेट नंबर 29 और सेकंड सोनेट है आपका 138। इन दोनों सोनेट के लिए भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो कहने का मतलब है पोइट्री वाला सेक्शन पूरा डिस्कस कर लेंगे हम लोग विलियम शेक्सपियर का, बहुत अच्छे से करेंगे। और चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि इसको आप लोग बहुत दिनों से तैयार भी कर रहे हैं। और जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, बाकी एलटी आ गया है, और केवीएस वगैरह, एनवीएस है, और ईएमआरएस है। यानी कि इनके पर्पस से आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से तैयार भी होगा आपका। बस एक बार इसको क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। चलते हैं हम लोग। आप सब जानते हैं कि हमारे जो विलियम शेक्सपियर साहब हैं उनका बर्थ जो हुआ है वो 1564 को हुआ है। यानी कि जो विलियम शेक्सपियर साहब हैं हमारे, उनका जो जन्म हुआ है वो 1564 को हुआ है, और उनकी डेथ जो हुई है 1616 में हुई है। तो इतनी बात सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर विद डेट देखें तो हमारे विलियम शेक्सपियर की जो बर्थ डेट है वो 23 अप्रैल 1564 को है। आप जानते हैं 23 अप्रैल 1564 को हुआ था इनका जन्म। और ये हुआ था आपका स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, यानी कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। ये कहा जाए तो ये आपका स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन ये आपका एक रिवर का नाम है। क्या है फ्रेंड? यानी कि ये रिवर का नाम है। और यहाँ पर बात करें तो ये एक कंट्री है, यानी काउंटी है, और इंग्लैंड की एक काउंटी है, उस काउंटी का नाम है यानी कि वारविकशायर। यानी कि जो वारविकशायर है एक इंग्लैंड की काउंटी है। इस वारविकशायर में ही एक स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन है, यानी कि ये रिवर है। इस रिवर के पास में एक विलेज है, यानी कि इस रिवर के जो पास में एक विलेज है, उस विलेज का नाम है वारविकशायर। ये सॉरी, ये वारविकशायर में उस विलेज का नाम है स्ट्रैटफोर्ड। यानी कि एक जो काउंटी है, मैं आपको पूरी बात बताऊं कि इंग्लैंड इंग्लैंड के अंदर एक काउंटी है, यानी कि उस काउंटी का नाम क्या है? वारविकशायर। उस वारविकशायर में एक विलेज है, उसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड। और जो स्ट्रैटफोर्ड है वो एक रिवर के पास में है, और उस रिवर का नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। यानी कि उस रिवर का नाम है एवन। एवन रिवर है। वो कौन सी रिवर है? एवन रिवर है। अब एवन रिवर पर ही वो विलेज है, उसका नाम क्या है? स्ट्रैटफोर्ड। और स्ट्रैटफोर्ड है कहाँ? वारविकशायर में। वारविकशायर इंग्लैंड का शहर, यानी कि काउंटी है, शहर है। तो ये यहाँ पर इनका बर्थ हुआ, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने बड़ा ही आसान वे में बताने की कोशिश की है। यहाँ पर उनका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था फ्रेंड। तो बात करें वारविकशायर में, और बात करें तो इनकी बैप्टाइज किया गया था। इनको जो बैप्टाइज किया गया था वो कहाँ किया गया था उसकी बात करें हम फ्रेंड, तो इनको होली ट्रिनिटी चर्च, कहाँ? होली ट्रिनिटी चर्च जो था एक आपका इनका, यानी कि इस इन्हीं के शहर में था, यानी होली ट्रिनिटी चर्च स्टैटफोर्ड में ही था। ये स्टैटफोर्ड में इनको बैप्टाइज किया गया था फ्रेंड। और ये कब किया गया था? 26 अप्रैल 1564 को इन्हें बैप्टाइज किया गया था। यानी कि 26, यानी कहने का मतलब इनके बर्थ के 3 डेज बाद, कितने? बर्थ के 3 डेज बाद इनको बैप्टाइज किया गया था। बर्थ हुआ था 23 अप्रैल को, और इनको बैप्टाइज जो किया गया था, इनका नामकरण जो हुआ था वो 26 अप्रैल को हुआ था फ्रेंड। अब बात करें तो ये जो कुछ नाम देखते हैं इनके प्ले के अंदर,
कई सारे ये नाम आते हैं फ्रेंड, आप जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के बारे में नाम सुना होगा। तो ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो था वो इनके ब्लीच के पास में ही था। इनका जो काउंटी थी, जो वारविकशायर जो काउंटी थी, उस काउंटी के पास में ही था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। क्या था? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन था एक साइड में, और एक साइड में था कासल ऑफ वारविक। एक साइड में था कासल ऑफ वारविक, यानी कासल वारविक का किला जो था, और एक साइड में था कासल ऑफ किल्कोमैन, यानी कि कासल ऑफ किल्कोमैन। यानी कि कहने का मतलब है ये तीन चीज़ों से, ये तीनों साइडों से ये वारविक शायर जो था वो घिरा हुआ था फ्रेंड। वारविक शायर तीनों साइड से, किस किस से? एक साइड से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से, एक साइड से कासल ऑफ वारविक से, और एक साइड से कासल ऑफ किल्कोमैन से। यानी इन तीनों चीज़ों से, यानी कि ये वारविक शायर जो था थ्री साइड से ये क्या था? सराउंडेड था, यानी कि घिरा हुआ था, इसकी तीनों साइडें थी। तो इसीलिए आप वो ज़्यादातर इनके विलियम शेक्सपियर के प्लेज में, वर्क्स में इनको बहुत ज़्यादा इनके नाम सुनते हैं, आप लोग जानते हैं, इन चीज़ों के नाम सुनते हैं। तो यही कारण है कि उनके पास के ये चीज़ें हैं। बात करें तो इनके फादर का जो नाम था, जो फादर थे, यानी कि इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। इनके जो फादर थे फ्रेंड वो थे जॉन शेक्सपियर। अगर इनकी बात करें तो ये अपनी घर में ये तीसरी संतान थे, यानी अपने फादर के ये तीसरे बच्चे थे, यानी कि ये थर्ड चाइल्ड थे। अगर हम बात करें तो यानी कि ये इनके जो फादर थे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, यानी कि ग्लोवर ओरिजिनली, यानी कि कौन थे? एक बिजनेस थे, यानी कि दस्ताने वगैरह, ग्लव्स वगैरह बनाने का, यानी कि चमड़े का काम होता था, इनका काम करते थे ये। इनकी मदर की बात करें फ्रेंड, तो इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन। इनकी मदर जो थी उनका नाम था मैरी आर्डन, जो कि एक बहुत ही अच्छे यानी कि एफ्लुएंट लैंड फार्मर की बेटी थी, यानी कि ये फार्मर परिवार से बिलोंग करती थी। जबकि इनके जो फादर थे वो बहुत ही बड़े एक लैंड फार्मर थे, यानी काफ़ी बड़े ज़मीन वाले थे, ज़मीन जायदाद वाले थे, जो कि खेती वेती भी करते थे। तो इनके फादर ने काफ़ी एक बड़ा हिस्सा ज़मीन का भी दिया था, जो कि इन्होंने उसका देखभाल किया था। अगर हम फ्रेंड विलियम शेक्सपियर की एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में तो ये 7 ईयर के जब हो जाते हैं, यानी कि एट द एज ऑफ 7, यानी विलियम शेक्सपियर जो थे जब 7 ईयर के हो जाते हैं तो इनको एक ग्रामर स्कूल में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? द ग्रामर स्कूल। विलियम शेक्सपियर को द ग्रामर स्कूल में भेजा जाता है, और ये ग्रामर स्कूल फ्रेंड कहाँ होता है? इनके ही एक शहर में होता है। कहाँ होता है? इनके ही शहर में होता है, स्टैटफोर्ड में। कहाँ होता है ये? स्टैटफोर्ड में होता है, जहाँ कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर में स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक सीखी थी, यानी कि जहाँ से इन्होंने लैटिन और ग्रीक को थोड़ा बहुत जाना था, यानी कि वहाँ से। कहाँ से? ग्रामर स्कूल से। द ग्रामर स्कूल जो स्टैटफोर्ड में था, वहाँ से विलियम शेक्सपियर में स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक सीखी थी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फ्रेज है, ये कई बार पूछा गया है। ये कहा जाता है कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपका विलियम शेक्सपियर के लिए है। यानी कि विलियम शेक्सपियर ने वहाँ से क्या सीखा था? यानी कि ग्रामर स्कूल से स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक सीखा था फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है इनके स्पाउस एंड चिल्ड्रन की बात करें तो इनकी स्पाउस यानी कि वाइफ और इनके बच्चों की बात करें तो इन्होंने फ्रेंड क्या किया था कि 18 ईयर की एज में, यानी एट द एज ऑफ 18, यानी कि वो जो डेट थी वो 15, यानी कि जो ईयर थी वो 1582 थी, यानी कि 1582 में ये 18 साल के थे। तब इन्होंने मैरी यानी कि जो मैरी की थी, वो मैरी किसके साथ में की? इन्होंने एन हैथवे के साथ में। किन के साथ में? एन हैथवे के साथ में शादी की थी दोस्तों। अब ध्यान देना है कि जो एन हैथवे थी वो 26 ईयर की थी। कितनी थी? वो 26 ईयर की थी, यानी कि 26 साल की थी। और जो विलियम शेक्सपियर थे उस समय 18 ईयर के थे, यानी कि वो 18 साल के थे। तो इसका मतलब है विलियम शेक्सपियर ने एन हैथवे से
जो शादी की थी तो वो उनसे 8 साल बड़ी थी दोस्तों। ये चीज़ ध्यान देना है, आप जानते हैं ये चीज़। यानी कि जो एन हैथवे थी वो 26 ईयर की थी और विलियम शेक्सपियर जो थे वो 18 ईयर के थे। और इनकी शादी जो हुई थी, डेट याद रखना है आपको, वो 1582 में हुई थी। तो यानी कि अपने से 8 साल बड़ी महिला से इन्होंने शादी की थी। इनके दोस्तों बच्चों की चाइल्ड की बात करें तो इनके 3 बच्चे हुए। इनसे कितने बच्चों ने जन्म लिया? 3 चिल्ड्रन, यानी कि 3 चिल्ड्रन जो थे उनका बर्थ हुआ था, जिनमें से फ्रेंड एक जो पहला बच्चा था वो थी सुसैना, यानी कि लड़की थी जिसका नाम था सुसैना। सुसैना बताएं तो ये कहा जाता है कि सुसैना ने जो जन्म लिया था, सुसैना का बर्थ हुआ था तो शादी के 6 मंथ के बाद ही उसका बर्थ हुआ था। यानी कि उनकी शादी हुई, उस शादी के 6 महीने के बाद में एक बच्ची ने जन्म लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो एन हैथवे थी वो शादी से पहले ही यानी कि प्रेग्नेंट थी, ये चीज़ कही जाती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ कि फिर उसके बाद में जैसे ही सुसैना हुई, सुसैना के बाद में फिर ट्विंस बर्थ हुआ, यानी कि ट्विंस का बर्थ हुआ, यानी कि 2 बच्चों ने जन्म लिया। उसके बाद में 2 बच्चों ने जन्म लिया फ्रेंड, जिन 2 बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम था हैमलेट, यानी कि जो ट्विंस हुए थे उसमें एक का नाम था हैमलेट और जो दूसरी बच्ची थी उसका नाम था जूडिथ। यानी दूसरी जो बच्ची थी उसका नाम था जूडिथ, हैमलेट और जूडिथ थे। कहा जाता है कि हैमलेट जो था उसकी डेथ हो गई, वो डाइड हो गया किसी बीमारी अननोन रीजन के कारण। उसकी बीमारी का कुछ पता नहीं क्या रीजन रहा था, क्या उसे डिजीज़ हो गई थी जिसके चलते उसकी डेथ हो गई। तो वो मात्र 18 ईयर में ही यानी कि डाइड हो गया। यानी कि जो शेक्सपियर का जो हैमलेट था उसकी जो डेथ हो गई थी वो 18 यानी कि 11 ईयर में ही, वो क्या है 11 ईयर में ही उसकी डेथ हो गई, वो डाइड हो गया था। बात करें तो जो सुसैना थी उनकी बेटी, पहली जो बड़ी बेटी थी, उसने शादी की थी और उस शादी किसके साथ की? जो जॉन हॉल थे, किसके साथ? जॉन हॉल के साथ थे। इन्होंने शादी कर ली दोस्तों। और जो जॉन हॉल थे वो एक क्या थे? फिजिशियन थे। कौन थे वो? एक जॉन हॉल जो थे वो एक क्या थे? फिजिशियन थे फ्रेंड, ध्यान देना है, वो एक फिजिशियन थे। उनके साथ में इन्होंने 1607 में क्या कर लिया? शादी कर ली थी जूडिथ ने, ठीक है। सॉरी, सुसैना ने, किसने? सुसैना ने। और इसके बाद में जूडिथ थी, यानी कि जो हैमलेट के साथ में, जो ट्विंस के साथ में जिसका बर्थ हुआ था उसका नाम था जूडिथ। और जूडिथ ने जो शादी की थी वो थॉमस क्वीनी से की थी, क्विंसी से की थी। यानी कि जूडिथ ने शादी थॉमस क्वीन से की थी, यानी कि क्वीन थे इनके साथ में की थी। जो एक कौन थे? विंटर थे। कौन थे? एक विंटर थे, यानी कि विंटनर थे, यानी कि जो शराब वगैरह को सर्व करते थे, इनका काम था। इनसे शादी की थी। इसके बाद में जैसे इनकी शादी होती है जूडिथ की, इसके लगभग 2 साल के बाद, यानी कि जूडिथ की शादी के 2 मंथ के बाद, कितने? 2 मंथ के बाद में ही शेक्सपियर की डेथ हो जाती है। शेक्सपियर जो होते हैं वो डाइड हो जाते हैं उसके समथिंग 2 मंथ के बाद ही, ऐसा माना जाता है। अब 1 सेकंड। हाँ, बात करें तो शेक्सपियर की डेथ कब होती है ये सब लोग जानते हैं। यानी कि शेक्सपियर की जो डेथ होती है, यानी कि शेक्सपियर जो डाइड होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके 23 अप्रैल 1660 को, एट द एज ऑफ 52। यानी कि 52 की एज में ही, यानी कि 52 साल की अवस्था में 23 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर क्या होते हैं? स्वर्ग सिधार जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और वो डेथ जो होती है उनकी यानी कि स्टैटफोर्ड में ही होती है। कहाँ होती है इनकी डेथ जो होती है? वो स्टैटफोर्ड में ही हो जाती है। और बात करें इनको दफनाया कहाँ जाता है, तो आपको पता है इनका जो बैप्टिज्म हुआ था, यानी कि जो बैप्टाइज्ड हुआ था, जो इनको किया गया था, वो वहीं इनको यानी कि क्या किया जाता है? वरीड भी किया जाता है। यानी कि वरीड जो किया जाता है इनके लिए, वरीड इन द चांसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च।
कहाँ, होली ट्रिनिटी चर्च में ही। और ये 2 डेज आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनकी डेथ के 2 दिन के बाद इनको लिए होली ट्रिनिटी चर्च में ही इनको वरीड किया जाता है फ्रेंडो, यानी कि दफनाया जाता है। तो इसके बाद में जब इन्हें वरीड कर दिया जाता है तो इनकी जो कब्र होती है दोस्तों, यानी कि जो कब्र होती है उस कब्र पे एक लेख लिखा जाता है, यानी कि कब्र लेख को हम लोग एपिटैफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एपिटैफ कहते हैं। तो एक एपिटैफ लिखा जाता है उनकी ग्रेव पर, यानी कि स्टोन पर। तो वो एपिटैफ पर क्या लिखा जाता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान देना है। उनकी ये एपिटैफ जो होता है उस एपिटैफ पे लिखा जाता है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर, यानी कि टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर ब्लीच्ड वी द मैन दैट स्पेयर्ड, यानी कि दीज स्टोन दीज, वन सेकेंड दोस्तों, दीज स्टोन्स एंड कर्स वी ही दैट मूव्स माई बोन्स, यानी कि मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये करते हैं कि हे मेरे अच्छे दोस्त, यानी कि जीसस, जो मेरी कब्र के ईंट पत्थर को अगर जो हिलाने की कोशिश करे तो आप उसको अभिशापित कीजिए, उस पे लानत दीजिए, यानी कि उसको आप परेशान करिए। और जो मेरी इन कब्र की हड्डियों और ये पत्थरों को जो सेव करने की कोशिश करे, यानी कि जो इसकी हिफाजत करे, उसको क्या करिए आप, उसको यानी कि ब्लेस करिए आप, यानी कि उसको विलेस करिए। ये चीज़ किससे, जीसस से ये प्रे करते हैं, यानी कि मेरी कब्र की हड्डी, मेरी कब्र की पत्थर, मेरी कब्र के ईंटों को कोई भी हिलाने की कोशिश ना करे। अगर कोई ऐसा करे तो आप उस पर क्या करिए, कास्ट करिए, यानी कि उस पर उसे अभिशापित करिए। यदि कोई हमारी इनकी हिफाजत करता है, यानी कि इस मिट्टी की भी कोई हिफाजत करता है, तो उसको आप क्या करिए, ब्लेस्ड करिए। ये बात शेक्सपियर जो है अपने इस एपिटैफ में गुड फ्रेंड, यानी कि अपने जीसस से कहते हैं। ये बात उन्होंने, ये एपिटैफ, ये काफ़ी यानी कि एपिटैफ जो है काफ़ी फेमस है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे इसकी लाइंस को। यानी कि इनके लिए एक उपाधि भी, इसका एक नाम भी, दूसरे नाम से भी इन्हें बुलाया जाता है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इनका वो दूसरे नाम से, इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है वो चीज़ है। तो इनकी एक सॉब्रिक्विट है, यानी कि सॉब्रिक्विट है। सॉब्रिक्विट का मतलब इन्हें दूसरे नाम से जो बुलाया जाता है वो है वार्ड ऑफ एवन, यानी वार्ड ऑफ एवन के नाम से इन्हें दोस्तों बुलाया जाता है, ठीक है। और इनकी ऑक्यूपेशन की बात करें दोस्तों, इनका व्यवसाय क्या था, ये करते क्या थे, तो आप सब जानते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट थे। कौन थे ये, इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट थे। द इंग्लिश एलिजाबेथ, यानी कि एलिजाबेथ के टाइम पीरियड में ये थे जब ये पोइट थे। और एक एक्टर थे, यानी कि ये एक्टिंग भी करते थे। और ये कैसे थे, एक रिनेसेंस, यानी कि रिनेसा के टाइम पीरियड के भी ये प्ले राइट थे, यानी कि रिनेसा टाइम पीरियड में भी ये लिखने का काम करते थे। ये रिनेसेंस प्ले राइट थे। ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे देखते हैं फ्रेंड क्या है इनके बारे में, कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं ऑथर्स के बारे में इनके, तो उनके बारे में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में बात करें दोस्तों, आप सबको पता है कि 1585 यानी 1582 से लेकर 1592 यानी 1585 एंड 1592, ये जो टाइम पीरियड था विलियम शेक्सपियर के लिए, ये बिल्कुल पीक टाइम था। यानी इस समय ही ये बहुत ही बड़े सक्सेसफुल, यानी कि एक ये सक्सेसफुल कैरियर लंदन में एज ए एक्टर और राइटर के रूप में जाना जाता है। यानी कि 1585 एंड 1592 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो विलियम शेक्सपियर के लिए एक सक्सेसफुल भरा टाइम पीरियड रहा है, यानी कि ये उनका एक सक्सेसफुल कैरियर के नाम से जाना जाता है विलियम शेक्सपियर। कब से, 1585, यानी ध्यान देना ये डेट आपकी कई बार पूछी जाती है दोस्तों कि 1585 एंड 1592 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो एक सक्सेसफुल कैरियर के रूप में जाना जाता है लंदन में। ये इस समय एक एक्टर और राइटर के रूप में बहुत बड़े सक्सेस यानी कि इन्होंने प्राप्त कर ली थी, यानी कि अचीव कर ली थी इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने। इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड, आगे है कि
इन्होंने लंदन के अंदर एक एक्टिंग कंपनी को ज्वाइन किया था और वो कंपनी जो थी आपको पता होना चाहिए लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन थी, यानी कि लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन थी, जो कि इन्होंने 1594 में ज्वाइन की थी। 1594 में इन्होंने ये कंपनी को ज्वाइन किया था लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन करके। और इसके बाद में इस जो ये कंपनी जो थी इनकी लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन थी, इस कंपनी का नाम बदल दिया गया 1603 में, यानी कि 1603 में ये जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आते हैं, जब जेम्स फर्स्ट का शासन काल आता है, तो ये जेम्स फर्स्ट जो होते हैं इस कंपनी का नाम यानी लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन ग्रुप का नाम बदल करके ये द किंग्स मैन कर देते हैं। इस ग्रुप का नाम बदल करके क्या कर देते हैं, द किंग्स मैन कर देते हैं। कौन करते हैं, किंग जेम्स फर्स्ट जब आते हैं गद्दी पर 1603 में, इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम क्या कर देते हैं, द किंग्स मैन कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करें तो ये इन्होंने एक अपना घर भी खरीदा था स्टैटफोर्ड में। विलियम शेक्सपियर ने एक घर अपना खरीदा था, उस घर का नाम था न्यू पैलेस। तो न्यू पैलेस जो था वो स्टैटफोर्ड में खरीदा था इन्होंने। कहाँ खरीदा था, कहाँ परचेज किया था इन्होंने, स्टैटफोर्ड में परचेज किया था। ये कब किया था, 1597। ये डेट याद रखना है, ये इनके हाउस का नाम भी याद रखना है। 1597 में एक इन्होंने हाउस खरीदा था, परचेज किया था, उसका नाम था न्यू पैलेस। ये न्यू पैलेस जो था स्टैटफोर्ड में था फ्रेंडो, ठीक है। इसके बाद एक बात और बताते हैं आपको कि इन्होंने एक थिएटर था, उस थिएटर का नाम था ग्लोब। क्या था, उस थिएटर का नाम था ग्लोब, यानी कि यही जो ग्रुप था इसी ग्रुप से ही ये थिएटर बना जाके। और ये जो ग्रुप यानी कि ये जो थिएटर था द ग्लोब, ये जो ग्लोब था, इस ग्लोब के इन्होंने कुछ शेयर्स ले रखे थे, यानी कि ग्लोब के कुछ शेयर्स को इन्होंने खरीद रखा था। क्या करा था, खरीद रखा था। और वो इन्होंने शेयर्स 1/10 खरीदे थे। कितने, 1/10, यानी कि ये 1/10 इसके शेयर होल्डर हो गए इन्होंने 1599 में। कब, यानी कि इन्होंने हाउस भी खरीदा, उसके बाद इन्होंने द ग्लोब थिएटर के इन्होंने शेयर खरीद लिए। और शेयर कितने लिए, 1/10 लिए थे, यानी 1/10% ले लिए इसके शेयर, यानी 1/10 के मालिक हो गए थे ये। और ये 1599 में लिए थे। जो ये कंपनी थी, ये जो अब ये इसके क्या बन गए, ये इसके ऑनर बन गए, यानी पार्ट ऑनर बन गए। और ये जो थिएटर था वो आपका बना कहाँ था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये साउथ बैंक पे, यानी कि साउथ किनारे पर थेम्स नदी के, यानी कि ये जो थिएटर जो था वो बना हुआ था दोस्तों, यानी कि थेम्स नदी के, यानी कि थेम्स रिवर के साउथ किनारे पर बना था, यानी कि जिसके लिए द ग्लोब के नाम से जानते ही हैं, आप सब जानते हैं। और बात करें तो विलियम शेक्सपियर केवल ग्लोब के ही पार्ट ऑनर नहीं थे, इसके साथ साथ में एक ब्लैक फ्राइड्स नाम का भी थिएटर था। आप जान जान लें ये बात, यानी कि एक ब्लैक फ्राइड्स नाम का थिएटर था, यानी कि ये किस किस के, द ग्लोब के भी पार्ट ऑनर थे, इसके साथ में ब्लैक फ्राइड्स थिएटर था, इसके भी ये पार्ट ऑनर माने जाते हैं। इन दोनों के इन्होंने शेयर्स खरीदे थे विलियम शेक्सपियर ने दोस्तों। आगे चलते हैं फ्रेंड, बात करते हैं इनके कई सारे संरक्षक थे, पैटर्न्स थे, यानी कि इनके कई सारे पैटर्न्स थे। पैटर्न्स में, यानी कि पैटर्न्स का मतलब जो संरक्षक थे, जो इनके संरक्षक के रूप में जाने जाते थे। उन पैटर्न्स में एक नाम आता है, आप सब जानते हैं, वो नाम है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। वो नाम है आपका अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, यानी कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। उनकी बात करें तो ये माना जाता है कि ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वो कोई और नहीं थे, हेनरी रिजले थे, यानी कि हेनरी रिजले थे, इनका नाम आता है। अब ये जो हेनरी रिजले थे, इनको ये मानते हैं, जिसके जैसे आपने देखा हो WH करके ये जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट लिखे थे। क्या लिखे थे, बहुत सारे सोनेट लिखे थे और पोएम्स लिखी थी, यानी कि सोनेट्स एंड पोएम्स लिखी थी, जो कि इन्होंने इन्हीं के लिए
डेडिकेटेड की थी, एड्रेस की थी। यानी कि इन्हीं को एड्रेस करके ये पोइम्स और सोनेट्स लिखे थे किसको? अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन को। यानी कि अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन, जिनका नाम था हेनरी रिजले था, इनके लिए इन्होंने बहुत सारे सोनेट और पोइम्स को डेडिकेट किया था। किसने? विलियम शेक्सपियर ने दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आ रही है वीडियो दोस्तों, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सकें और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। आप जानते हैं ये पूरा का पूरा लेक्चर एलटी ग्रेड के लिए डेडिकेटेड है, आप सब समझ लें इस चीज़ को। तो अब वो इसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने जो जितने वर्क लिखे थे, विलियम शेक्सपियर ने जो भी वर्क लिखे थे, यानी कि इनके लगभग 37 प्लेस थे। कितने? 37 प्ले थे। उन 37 प्ले का एक कलेक्शन हुआ, उनमें से एक प्ले को छोड़ दिया गया, एक प्ले को छोड़ दिया गया। ओनली 36 प्ले लिए गए। कितने? 36 प्ले को लिया गया, एक कलेक्शन बनाया गया। और ये कलेक्शन किसने किया था? यानी कि जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल ने किया था। और इन दोनों ने इस कलेक्शन को 1623 में, यानी कि 1623 में, 1623 में एक फर्स्ट फोलियो के नाम से पब्लिश करा दिया। किसके नाम से? फर्स्ट फोलियो के नाम से पब्लिश करा दिया। कब? 1623 में। यानी कि कहा जाए तो इनका जो फर्स्ट फोलियो आया था, विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो जो आया था वो 1623 में आया था, जो कि जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डिल ने पब्लिश कराया था, जिसमें मात्र 36 प्ले इंक्लूड थे विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के अंदर। एक प्ले जो था दोस्तों वो इंक्लूड नहीं था। आपको ध्यान रखना है वो प्ले कौन सा था। उस प्ले का नाम था पेरिक्लिस। कौन सा था? पेरिक्लिस था। पेरिक्लिस जो था वो प्रिंस ऑफ टायर के नाम से भी जाना जाता था। पूरा नाम जो था पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायर, जो कि इस फर्स्ट फोलियो में से इंक्लूड नहीं किया गया था। फर्स्ट फोलियो में से इंक्लूड नहीं किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी आपके लिए। यानी कि इनका फर्स्ट फोलियो जो था जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डिल ने 1623 में, यानी कि फर्स्ट फोलियो के नाम से पब्लिश्ड कराया था। ठीक है। सेकंड बात करते हैं अराउंड 1590s, यानी कहने का मतलब है कि विलियम शेक्सपियर ने लगभग 1590 के आसपास, यानी 1590s के आसपास इन्होंने सोनेट्स लिखे थे कुछ, और वो सोनेट्स थे 154। यानी कि इन्होंने अराउंड 1590s के आसपास इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे। विलियम शेक्सपियर ने क्या किए थे? सोनेट्स लिखे थे। और इन शेक्सपियर के सोनेट्स का एक कलेक्टिवली, यानी कि इनको कलेक्शन करके, इकट्ठा करके, यानी कि कलेक्टिवली इन्हें 20 मई 1609 को थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश कर दिया गया। यानी कि इनके जो 1590s के, यानी कि 1590s के आसपास अराउंड इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे। और इन 154 सोनेट्स का कलेक्शन जो आया था वो थॉमस थॉर्प ने 20 मई, यानी कि 20 मई 1609 को पब्लिश करा दिया। यानी कि इनकी सोनेट का जो कलेक्शन आया था दोस्तों वो 1609 में आया था, जो कि थॉमस थॉर्प ने पब्लिश कराया था। और कितने सोनेट से? 154 सोनेट थे जी। ध्यान देने की बात है। इसके बाद में बात करते हैं इनके जो हिस्टोरिकल मटेरियल है, यानी कि जो इनके विलियम शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्ले हैं वो जो किस पे आधारित हैं, इसकी बात करें तो जो विलियम शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं ना, हिस्टोरिकल जो मटेरियल है विलियम शेक्सपियर का, वो बात करें तो इनका सोर्स जो है कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से प्रभावित हुए हैं, कहाँ से इफेक्टेड, तो इनका इन पे जो प्रभाव पड़ा है, तो ये मेनली बात करें तो होलिनशैड्स क्रॉनिकल, यानी कि एक होलिनशैड थे, उन्होंने अपना क्रॉनिकल दिया, यानी कि होलिनशैड्स क्रॉनिकल आया। वो कहाँ का क्रॉनिकल दिया? इंग्लैंड का। यानी होलिनशैड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, और इसके साथ साथ
ये जो इन्होंने यानी कि होलिनसेट्स का जो क्रॉनिकल था, क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, यानी कि इनकी जो हिस्ट्री थी, जो इनका इतिहास लिखा था यहाँ का इन्होंने, होलिनसेट ने, उस पे आधारित विलियम शेक्सपियर ने अपनी हिस्ट्री प्ले को लिखा। इन्होंने अपने हिस्ट्री प्ले को लिखा। और इसके बाद में एक और सोर्स है इनका, सर थॉमस नॉर्थ, यानी कि सर थॉमस नॉर्थ ने 1579 को एक ट्रांसलेशन किया था प्लूटार्क का। किसका? प्लूटार्क का जो ट्रांसलेशन किया था, वो ट्रांसलेशन था प्लूटार्स पैरेलल लाइव्स, यानी कि प्लूटार्स पैरेलल लाइव्स करके आया। और इससे भी ये विलियम शेक्सपियर काफ़ी प्रभावित हुए, और इसको भी देख करके इन्होंने इसका भी यानी कि इसके आधार पर ही इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने हिस्ट्री प्लेज को लिखा था दोस्तों। चलते हैं आगे, बात करते हैं और थोड़ी सी। इसके बाद अगर बात करें तो ये कुछ इनके प्ले हैं, कुछ वर्क हैं जो कि माना जाता है पूर्ण रूप से, ओरिजिनली रूप से, कि विलियम शेक्सपियर ने किसी से भी सोर्स नहीं लिया था। वो उनके खुद की यानी कि कल्पना थी, यानी कि उनके खुद के ही वर्क थे, जिनको किसी और से यानी कि नहीं उद्धरण किया था, किसी और की छाप नहीं छोड़ी थी, जिसको खुद से ही बनाया था, खुद की मन की कहानी थी उनकी, यानी कि खुद से उनकी सोच आई थी। तो उनमें से कुछ ही वर्क हैं जिनका नाम आपको बड़े ध्यान देना है। जैसे लव्स लेवर लॉस्ट, एक ये वर्क था विलियम शेक्सपियर का, लव लेवर्स लॉस्ट। ये इन्होंने विलियम शेक्सपियर का ओरिजिनल वर्क माना जाता है। एक लव्स लेवर्स लॉस्ट, एक है आपका इनका ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये भी इनका ओरिजिनल सोर्स माना जाता है, यानी ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जिसको किसी और से नहीं लिया गया था। इसके बाद में है एक वर्क है ये द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, यानी कि ये भी इनका ओरिजिनल वर्क माना जाता है, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इसके बाद में एक और है इनका, ये लास्ट वर्क इनका द टेम्पेस्ट। इनके जो 4 वर्क हैं, ये 4 वर्क हैं जो विलियम शेक्सपियर के, ये माने जाते हैं कि इनके ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, यानी कि इनके ओरिजिनल वर्क हैं, यानी कि इसको इन्होंने किसी से कॉपी नहीं किया है, इन्होंने सेल्फ ही अपने दिमाग को ही यूज करके बनाया है इनको। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यदि आपको समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार हैं, इसी तरह के आपको वीडियोस जिससे कि मिलते रहें आपको। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम, उनकी 4 ग्रेट ट्रेजिडी हैं। उन्होंने क्या था, इन्होंने बहुत ही ग्रेट, महान, बहुत अच्छी ट्रेजिडी लिखी थी। 4 ट्रेजिडी हैं इनकी, इनको ध्यान रखना है। जैसे एक है हैमलेट, पहली आपकी जो ट्रेजिडी है दोस्तों हैमलेट है। अथेलो है दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर की किंग लियर है, यानी हैमलेट, अथेलो, किंग लियर, किंग लियर, और इसके बाद में लास्ट वन जो है वो है आपका मैकबेथ। इनकी इनकी 4 जो है ग्रेट ट्रेजिडी हैं, जिनका नाम है हैमलेट, अथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये क्रम भी आपको याद रखना है, इसी क्रम में पूछी जाती हैं। और आपको एक ट्रिक होती है हुकम, HOKM, हुकम के नाम से ये ट्रिक होती है, जिससे आपको क्रम याद रहेगा, HOKM, यानी H फॉर हैमलेट, O फॉर अथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। इसके क्रम में, इसको सीक्वेंस में आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं, इनकी 4 ग्रेट कॉमेडी हैं, इनकी इनकी 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं। इन कॉमेडीज़ की बात करें फ्रेंड, तो एक कॉमेडी है इनकी मच एडो अबाउट नथिंग, यानी कि एक कॉमेडी का नाम है मच एडो अबाउट, सॉरी सेकेंड, हाँ, मच एडो अबाउट नथिंग। एंड देन सेकंड है ट्वेल्थ नाइट, देन थर्ड है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंड देन फोर्थ है आपकी, फोर्थ लास्ट जो है एज यू लाइक इट। ये क्या है, इनकी कॉमेडीज़ हैं, बहुत ही ग्रेट कॉमेडी में गिनी जाती हैं। 4 ग्रेट कॉमेडी की बात आती है, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट को काउंट किया जाता है। इनके फ्रेंड 4 जो है रोमन प्ले भी हैं, यानी कि इनके रोमन प्ले की बात करें तो इनके रोमन प्ले कौन है। रोमन प्ले में दोस्तों इनके एक आता है आपका कोरियोलेनस आता है, जूलियस सीजर आता है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, एंटनी एंड क्लोपेट्रा आता है। इनके 4 ही कैसे हैं, रोमन प्ले हैं दोस्तों।
इनको आपको याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। मैं विलियम शेक्सपियर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी आने के चांसेस हैं एलटी में, मैं उनको सभी को इंक्लूड करूँगा इसमें। और ये सभी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इनके ड्रामेटिक रोमांसेस की बात करें, तो कुछ उनके लास्ट 4 प्ले हैं, यानी कि उनके 4 लास्ट प्लेज हैं जो कि इनके ड्रामेटिक रोमांस के नाम से जाने जाते हैं, जिनको ट्रेजिक कॉमेडीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? ट्रेजिक कॉमेडीज बोला जाता है। हिज क्या है उनके? हाँ, ये रेफरेंट। हाँ, उनके लास्ट 4 प्लेज, यानी हिज लास्ट 4 जो प्लेज हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको ट्रेजिक कॉमेडीज बोला जाता है। ट्रेजिक कॉमेडीज को भी कहा जाता है। तो वो कौन कौन से इनका? एक है पेरिक्लिस, सिमलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। ये जो वर्क है इनको ट्रेजिक कॉमेडीज के रूप में भी, यानी इनमें ट्रेजिडी और कॉमेडी यानी कि हंसी मजाक दोनों ही चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर, यानी कि खून खराबा भी है और इसके अंदर हंसी मजाक भी है। तो इसीलिए इनको ट्रेजिक कॉमेडीज कहा जाता है। कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर लास्ट तक ये बहुत बड़े एक महारत हासिल कर चुके थे लिटरेचर के अंदर, ड्रामा और प्लेस के अंदर। तो इसलिए इन्होंने क्या काम किया था, अब ये ऐसा वर्क लिखने लग गए जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों ही इंक्लूड कर दी, यानी कि बहुत अच्छे वर्क हो गए इनके। बात करें तो इनके कुछ प्ले हैं जिनको प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है, यानी कि एक फ्रेडरिक एस बॉस थे। कौन थे? फ्रेडरिक एस बॉस थे। इन फ्रेडरिक एस बॉस ने एक टर्म दिया प्रॉब्लम प्लेस, और ये प्रॉब्लम प्लेस 1896 में दिया था इन्होंने। ये टर्म 1896 में फ्रेडरिक एस बॉस ने कॉइंड किया था। और ये जो टर्म आई यानी कि प्रॉब्लम प्लेस, इसके आधार पर इन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्ले को, यानी कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल और मेसर फॉर मेसर एंड ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा, इन 3 प्ले को बोला था। इन 3 प्ले को बोला कि विलियम शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेज हैं। कैसे प्ले हैं ये? प्रॉब्लम प्लेज हैं, यानी विलियम शेक्सपियर के ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेसर फॉर मेसर, ट्रायलिस एंड क्रेसिडा, ये तीनों के तीनों प्ले जो हैं वो विलियम शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्ले माने जाते हैं। ये फ्रेडरिक एस बॉस ने कहा था दोस्तों, ठीक है। तो प्रॉब्लम प्लेज जो टर्म था वो फ्रेडरिक एस बॉस ने 1896 में क्वाइंड किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, उनकी लास्ट मेजर ट्रेजिडी जाती है, यानी कि उनकी 4 ग्रेट ट्रेजिडी थी। ये लास्ट की मेजर ट्रेजिडी हैं, जो लास्ट में उन्होंने मेजर ट्रेजिडी लिखी थी। उन ट्रेजिडी में एक आती है पहले नंबर पे एंटनी एंड क्लियोपेट्रा आती है, एक आती है आपकी कोरियोलेनस आता है, और इसके बाद में यानी कि इनकी लास्ट में जो ट्रेजिडी आती, एक आपकी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा होगी और एक इनकी कोरियोलेनस होगी, जो कि इनकी सबसे, यानी कि लास्ट की इनकी सक्सेसफुल ट्रेजिडी मानी जाती हैं फ्रेंडों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या है, और ये बात किसने कही थी? टी.एस. एलियट ने कही थी कि ये इनकी लास्ट की फाइनेस्ट ट्रेजिडी हैं। इसके बाद में जो टी.एस. एलियट थे, इन्होंने कुछ टर्म दिया, और वो टर्म था उस टर्म के आधार पर, यानी कि वो टर्म था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी कि विलियम टी.एस. एलियट साहब जो थे उन्होंने क्या काम किया था कि एक टर्म दिया था, और उस टर्म का नाम था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। उस टर्म का नाम क्या था फ्रेंड? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब इस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर विलियम शेक्सपियर के 2 प्लेस को कैटेगराइज किया था उन्होंने कहा था कि जो मैकबेथ है विलियम शेक्सपियर का, ये एक एन आर्टिस्टिक सक्सेस है। कैसा है ये? एक आर्टिस्टिक सक्सेस है। लेकिन विलियम शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है वो एक आर्टिस्टिक फेल्यूर है। कैसा है ये? एक क्या है? बहुत ही आर्टिस्टिक
फेलियर है। वो कहते हैं कि जो हैमलेट होता है वो बहुत ही डिसीजन में होता है, यानी कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाता है कि अंकल को मारना है, क्लाउडियस को मारना है कि नहीं मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है। वो इस सोच विचार में वो इतना लेट कर देता है कि पूरा प्ले ही बड़ा स्लो हो जाता है। और ये स्लो की वजह से, यानी कि वो क्या कहते हैं कि स्लो होने की वजह से वो क्या कहते हैं कि वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है, यानी कि उसमें कोई आर्टिस्टिक कला जो है वो अच्छी है ही नहीं। और जबकि मैकबेथ है वो आर्टिस्टिक सक्सेस बताया है। टीएस इलियट ने किसके आधार पे बताया है? ये ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के आधार पर उन्होंने बोला है। ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने केवल प्ले लिखे ही नहीं थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्लेस को परफॉर्म भी किया था, उन्होंने रोल भी लिए थे प्लेस के अंदर। तो उनके जो रोल थे वो रोल क्या थे, ये चीज़ ध्यान देना है। उन्होंने कई सारे रोल प्ले किए थे और ये कहा जाता है कि वो विलियम शेक्सपियर जो थे वो एक उम्र दराज रोल को अदा करते थे, उम्र दराज वाला, यानी कि काफ़ी एजड रोल को लेते थे। उन एजिड रोल में बात करें तो जो एक प्ले है इनका विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट, ये एज यू लाइक इट है फ्रेंड। इस एज यू लाइक इट के अंदर इन्होंने एडम का रोल किया था। इस एज यू लाइक इट में जो एडम होता है वो रोल विलियम शेक्सपियर ने ही यानी कि प्ले किया था। इसके बाद में जो इनका प्ले हैमलेट है, इनका जो प्ले हैमलेट है, इस हैमलेट के अंदर जो हैमलेट के फादर होते हैं, कौन? जो हैमलेट के फादर होते हैं, जो घोस्ट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? जो घोस्ट बन जाते हैं। और जो घोस्ट का रोल होता है वो घोस्ट का रोल है विलियम शेक्सपियर ही प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब हैमलेट में हैमलेट के फादर का जो घोस्ट बनता है वो भी विलियम शेक्सपियर लेते हैं। और एज यू लाइक इट में जो एडम का रोल होता है वो भी विलियम शेक्सपियर प्ले करते हैं। और इसके बाद में एक होता है कॉरस। ये कॉरस का जो रोल होता है वो हेनरी फिफ्थ में होता है। कहाँ होता है? हेनरी फिफ्थ में होता है। इस हेनरी फिफ्थ में जो कोरस का रोल होता है वो भी विलियम शेक्सपियर परफॉर्म करते हैं। इसके बाद में एक रोल होता है किंग डंकन का। किसका? किंग डंकन का रोल होता है। ये किंग डंकन का जो रोल होता है वो मैकबेथ के अंदर होता है। किंग डंकन जो राजा होता है, तो जो मैकबेथ होता है, इस मैकबेथ के अंदर किंग डंकन का रोल आपके विलियम शेक्सपियर लेते हैं। तो यहाँ देखो तो यहाँ पर एक दो तीन और एक चार, यानी कि चार रोल तो ये आपको दिख ही रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर ने परफॉर्म किए थे। एज यू लाइक इट में एडम, और हैमलेट में घोस्ट, और हेनरी फिफ्थ में कॉरस, एंड मैकबेथ में किंग डंकन का ये रोल परफॉर्म करते हैं। तो यानी कि ये सभी चीज़ों में बड़ा ही महारत हासिल किए हुए थे विलियम शेक्सपियर हमारे। और बात करें तो जो हैमलेट है विलियम शेक्सपियर का, हैमलेट है वो सबसे लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। यानी कि विलियम शेक्सपियर के वर्क में जो हैमलेट है, हैमलेट को सबसे लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि 4042 लाइन्स हैं। कितनी? 4042 लाइन है और 29,551 वर्ड्स हैं। यानी कि इसमें 4042 लाइन्स हैं एंड 29,551, यानी कि 29,551 इसके अंदर वर्ड हैं। अब इसके साथ साथ में इनका दूसरा प्ले है वो छोटा प्ले माना जाता है। वो दूसरा प्ले जो है वो है आपका कॉमेडी ऑफ एरर। यानी कि कॉमेडी ऑफ एरर को सबसे शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है और हैमलेट को सबसे लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। अब जो कॉमेडी ऑफ एरर है इसके अंदर 1787 लाइन्स है एंड वर्ड्स की बात करें 14,369 वर्ड्स हैं इस प्ले के अंदर। यानी कि 1787 लाइन के साथ में ये सबसे छोटा प्ले है और 4042 लाइन के साथ में हैमलेट सबसे बड़ा प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का। फ्रेंड आगे की बात करें हम तो राइमिंग की बात करें फ्रेंड, तो फ्रेंडो हम लोग राइम की बात करें
तो राइम के लिए लफ्स लेवर जो लोस्ट है इनका सबसे हाई परसेंटेज होती है राइमिंग लाइन की, यानी कि सबसे ज़्यादा राइमिंग लाइंस जो हैं लफ्स लेवर्स लॉस्ट के अंदर हैं विलियम शेक्सपियर के। लगभग माना जाता है कि इसके अंदर 62.2% राइमिंग लाइंस हैं, यानी कि 2% राइमिंग लाइंस हैं। और इसके बाद में सबसे कम जो इसका जो कंपोजिशन माना जाता है उसकी राइमिंग लाइंस की बात करें तो ये है जो आपका ये आपको बताइए किसमें, लव्स लेवर्स लॉस्ट में। इसका एक कंपोजिशन माने तो ये है एक ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। ये जो कंपोजिशन में मिड समर नाइट्स ड्रीम की जो राइमिंग लाइन की जो परसेंटेज है वो 43.4% मानी जाती है। ये इनका कंपोजिशन माना जाता है। इसके बाद में कुछ बात करते हैं कि एक क्रिटिक के रूप में देखें तो विलियम जी लॉन्ग है। कौन है? विलियम जी लॉन्ग। विलियम जी लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर के कैरियर के 4 फेज बताए। उनके कैरियर को 4 भागों में डिवाइड किया था विलियम जी लॉन्ग ने। और वो 4 फेज क्या थे, उन चारों फेज की बात करें हम तो ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, उनका पहला जो पीरियड उन्होंने डिवाइड किया था वो था ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। और सेकंड है ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से आया इनका। एंड देन थर्ड इनका जो पार्ट आया वो थर्ड इन्होंने बताया ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेसिव, यानी कि ए ग्लूम एंड डिप्रेसिव के नाम से। एंड फोर्थ इन्होंने पीरियड बताया ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। ये इन्होंने 4 फेज बताए थे। इनके कैरियर को 4 भागों में डिवाइड किया था। इसके बाद में फ्रेंड बात करें तो लगभग लेट 19th सेंचुरी की बात है। एडवर्ड डाउडेन आए। कौन आए? एडवर्ड डाउडेन। इन एडवर्ड डाउडेन ने लेट 19th सेंचुरी में फ्रेंड, यानी कि किसने? एडवर्ड डाउडेन ने लेट 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के अंत में इनके जो कैरियर था, यानी कि इसके कैरियर को भी 4 पीरियड्स में डिवाइड किया, यानी कि हिज माइंड एंड आर्ट में। यानी उनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था हिज माइंड एंड आर्ट, जो कि 1875 में आई। कब? 1875 में आई, जो कि 19th सेंचुरी का अंतिम फेज माना जाता है। हिज माइंड एंड आर्ट, ये जो कि 1875, जो कि 19th सेंचुरी का अंतिम पार्ट, अंतिम समय का माना जाता है। तो उस समय इन्होंने इनके पीरियड को भी कितने कैरियर में, यानी लिटरेरी कैरियर को भी इन्होंने 4 पीरियड्स में इन्होंने डिवाइड किया था। अब देखते हैं वो 4 पीरियड क्या थे फ्रेंड। देख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट पीरियड जो था उनका वो था इन द वर्कशॉप। सेकंड पीरियड था इन द वर्ल्ड, यानी कि थर्ड पीरियड था आउट ऑफ डेप्थ, यानी कि फोर्थ पीरियड था ऑन द हाइट्स। यानी कि 4 पीरियड्स जो था उनका, फोर्थ पीरियड जो था वो ऑन द हाइट्स था। यानी कि पहला पीरियड इन द वर्कशॉप, यानी कि सबसे पहले क्या थे वो, वर्कशॉप का मतलब है उन्होंने क्या किया, कुछ सीखा। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इन द वर्ल्ड, और उन्होंने क्या किया, सीखने के बाद संसार में उन्होंने दिखाया। यानी कि चले गए संसार में आए, उन्होंने अपना जलवा दिखाया। उसके बाद आउट ऑफ डेप्थ, यानी कि फिर उन्होंने अपनी गहराई को दिखाना शुरू किया कि वो उनके अंदर है क्या, उन्होंने क्या टेक्निक है उनके अंदर की। उसके बाद में ऑन द हाइट्स, और वो एकदम टॉप पे चले गए, यानी कि सबसे श्रेष्ठ बन गए ये। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने वर्क किया था। इसके बाद में बात करें द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज बेस्ड ऑन, यानी कि शेक्सपियर के जो वर्क हैं फ्रेंड वो ऑक्सफोर्ड के एक कंपेनियन पे डिपेंड है। यानी कि ऑक्सफोर्ड का एक कंपोनियन टू शेक्सपियर, यानी कि एक आया था, एक कंपेनियन आया था। वो कंपेनियन का था द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर, और ये किसने दिया था? द माइकल डॉब्सन ने दिया था। ये कहाँ के थे? ऑक्सफोर्ड से थे। ऑक्सफोर्ड से थे, तो इन्होंने अपने आधार पर इनका डिवीजन किया था कि कौन सा प्ले कब आया था। तो उसके आधार पर हम फ्रेंड देखें तो इनकी कुछ कॉमेडी हैं। 1590 टू 91 के बीच में माना जाता है इनका वर्क। जो इस वर्क का नाम जो है वो फ्रेंड क्या है?
हाँ, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, क्या है वो वर्क आपका? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो कि आप 1590 टू 91 में माना जाता है। उसके बाद में टेमिंग ऑफ द श्रू है, 1590 से 91 के बीच में ये भी आया है, टेमिंग ऑफ द श्रू है। इसके बाद में 1594 में इनका जो वर्क है वो द कॉमेडी ऑफ एरर, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट वर्क माना जाता है। इसके बाद में आता है 1594 से 95 में लव्स लेवर लॉस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा हाई राइमिंग परसेंटेज मानी जाती है, इसके अंदर 62.2% मानी जाती है। देन आफ्टर 1595 में 1595 में जो आता है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो कि इनका ओरिजिनल प्लॉट माना जाता है। 1596 में द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें पोर्सिया होती है। और 1597 से 98 में द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आता है। इसके बाद में 1598 में मच अबाउट नथिंग है। और 1599 से 1600 के बीच में ये एज यू लाइक इट आता है। ये आप ध्यान रखना, ये ऑक्सफोर्ड का कंपेनियन है, ऑक्सफोर्ड के आधार पर ये डेट दी गई हैं, उस आधार पे हम इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में 1601 में ये ट्वेल्थ नाइट, और व्हाट, जिसका सब टाइटल है व्हाट यू विल करके आता है, ट्वेल्थ नाइट आता है इनका, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका जो वर्क है मिसर फॉर मैसर है। 1 सेकेंड फ्रेंड। मिसर फॉर मेसर है। फिर इसके बाद में देन आता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल आता है, यानी कि मेसर फॉर मेसर है फ्रेंड। 1603 में मेसर फॉर मेसर आता है। इसके बाद में 1604 से 1605 में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल आता है। फिर इसके बाद 1609 में विंटर्स टेल आता है। 1611 में द टेम्पेस्ट आता है। ये इनके कुछ कॉमेडी थे। इसके बाद में इनके और वर्क की बात करें, हिस्ट्री वर्क कौन है, हिस्ट्री है इनकी कुछ। हिस्ट्री वर्क में बात करें तो फ्रेंड सबसे पहले 1591 में हेनरी 6 पार्ट 2, सबसे पहले हेनरी 6 पार्ट 2 आता है, ये चीज़ ध्यान देना, हेनरी 6 पार्ट 2 आता है। फिर इसके बाद में 1591 में हेनरी 6 पार्ट 3 आता है। देन इसके बाद में 1592 में हेनरी 6 पार्ट 1 आता है। सबसे पहले हेनरी 6 का पार्ट 2 आता है 1591 में। फिर उसके बाद देन 1591 में ही हेनरी 6 का पार्ट 3 आता है। फिर उसके बाद उन्हें लगा कि लोग बहुत इसे अच्छे से देख रहे हैं, तो इन्हें अच्छा जब देख रहे हैं तो इसके बाद इन्होंने 1592 में इसका हेनरी का पार्ट 1 दिया था। मैं ठीक है, ध्यान देना ये चीज़ें। देन इसके बाद में 1592 से 93 में द 1592 से 1593 के बीच में इनका फिर वर्क आता है द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड, यानी कि पहले रिचर्ड थर्ड आता है। फिर इसके बाद में 1595 में ये देते हैं द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड, यानी पहले रिचर्ड थर्ड फिर रिचर्ड सेकंड। फिर उसके बाद में 1596 में देते हैं द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन के बारे में देते हैं। फिर इसके बाद में 1596 से 1596 में ही किंग हेनरी 4th पार्ट 1 आता है इनका, ठीक है। इसी तरह से इनके वर्क आते हैं। फिर देन इसके बाद में आता है 1597 से 1598 में इनका जो आता है वो किंग हेनरी 4th पार्ट 2 आता है। फिर उसके बाद 1598 से 99 में द लाइफ ऑफ हेनरी द 5th आता है। फिर इसके बाद में 1613 में द हेनरी 8, जिसका सब टाइटल होता है ऑल इज़ ट्रू। हेनरी 8 का सब टाइटल जो होता है ऑल इज़ ट्रू करके ये आता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइटल है ये। इसके बाद में इनकी ट्रेजिडी आती हैं। ट्रेजिडी जो है 1592 से 93 के बीच में, ये जो ट्रेजिडी है इनकी फ्रेंड्स, स्ट्रीट जो टाइटस एंड एंड्रोनिकस, यानी कि द ट्रेजिडी ऑफ टाइटस एंड एंड्रोनिकस जो है वो 1592 से 93 के बीच आती है। इसके बाद में 1595 में द ट्रेजिडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट आता है। देन इसके बाद में 1599 में द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर आता है। फिर इसके बाद में 1600 टू 1601 में द ट्रेजिडी ऑफ हेमलेट
प्रिंस ऑफ डेनमार्क आता है। देन 1602 में द हिस्ट्री ऑफ ट्राइलेस एंड क्रेसिडा आता है। तो ये इनके वर्क जो है वो ट्रेजिडी है। इसके बाद में देन द ट्रेजिडी ऑफ अथेलो द मूर ऑफ वेनिस के नाम से जाना जाता है। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, यानी कि इसके बाद में जो होता है द ट्रेजिडी ऑफ अथेलो, जिसके लिए द मूर ऑफ वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में 1605 में द ट्रेजिडी ऑफ किंग लियर आता है। देन इसके बाद में 1605 में द लाइफ ऑफ डेमन ऑफ एथेंस आता है। इसके बाद में 1606 में द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ आता है। इसके बाद देन 1606 में द ट्रेजिडी ऑफ एंटनी एंड क्लेपिट्रा आता है। और देन लास्ट जो इसके बाद में 1607 में पेरिक्ली जो कि प्रिंस ऑफ टायर आता है, जो कि ओनली पार्टली बाई शेक्सपियर होता है। इसके बाद में देन 1609 में द ट्रेजिडी ऑफ कोरियोलिनस और 1610 में द ट्रेजिडी ऑफ सिमलिन, ये वर्क आता है इनका। तो ये इस टाइप से आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। इसके बाद में 1613 से 1640 के बीच में इनका जो आता है वर्क जो आता है वो आता है द टू नॉवेल किंग्समैन। ये जो बोला जाता है इनका, ये एक ऐसा वर्क है जो कि इन्होंने साझा वर्क के रूप में यानी कि को ऑथर्ड करके लिखा था। जो को ऑथर्ड थे वो जॉन फ्लेचर थे। यानी कि कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने ये जो वर्क जो था वो जॉन फ्लेचर के साथ में साझा करके लिखा था, उनके कोलेब्रेशन में लिखा था, अकेले नहीं लिखा था, क्योंकि 1613 1614 में आया, जबकि 1616 में विलियम शेक्सपियर एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। द टू नॉवेल किंग्समैन के रूप में इसे जाना जाता है। इनकी पोइट्री कलेक्शन आए थे। पोइट्री कलेक्शन में बात करें हम 1593 में इनकी एक पोइम आई थी जो कि वीनस एंड एडोनिस थी। इसके बाद में 1594 में द रेप ऑफ ल्यूक्रेस थी। और इसके बाद में 1599 में सोनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक, यानी कि नोट्स ऑफ म्यूजिक आया। और इसके बाद में 1599 में द पैशनेट पिलग्रिम आया। इसके बाद में जिसमें इन्होंने 138 इनका सोनेट भी इंक्लूड द पैशनेट पिलग्रिम में। इसके बाद में द फोनिक्स एंड टाइटल आया, यानी कि 1601 में द फोनिक्स एंड द टाइटल आया। इसके बाद में 1609 में ई लव्स कॉम्प्लेंट आया। इसके बाद में 1609 में द सोनेट्स पब्लिश हुए थे। इसके बाद में इनका 1612 में पर्नल एलर्जी बाई WS आया था। यानी कि ये इनकी वर्क आए थे। इसके बाद में देन देखते हैं क्या है नेक्स्ट। इसके बाद में इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स हैं, यानी कि नोट्स का मतलब है इनके जो शेक्सपियर के जो सोनेट हैं उन पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट बात को, और वो इम्पोर्टेंट क्या है उस पर हम लोग देखते हैं। फ्रेंड 1 आवर हो चुका है हमारा, और बने रहेंगे हमारे साथ दोस्तों। अभी तो हम देखेंगे उन 2 सोनेट्स को भी देखेंगे आपके। इनके सोनेट्स के बारे में बात करें तो इनके विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड्स सोनेट जो थे 154 सोनेट आए। कितने सोनेट आए थे? 150 सोनेट आए थे, 154 सोनेट आए थे। इनका जो कलेक्शन हुआ था 154 का सोनेट्स का कलेक्शन था, जो कि 1609 में, कब 1609 में थॉमस थॉर्प के द्वारा इन्हें पब्लिश किया गया था। वही थॉमस थॉर्प, इनकी थॉमस थॉर्प की द्वारा इनको पब्लिश किया गया था। इनके फर्स्ट 126 सोनेट, यानी कि जो स्टार्टिंग के 120 सोनेट्स हैं, ये मिस्टर WH यानी कि कहा जाता है विलियम हर्वर्ट के लिए इनके डेडिकेटेड थे। किसके लिए? विलियम हर्वर्ट के लिए ये डेडिकेटेड थे। इसके बाद की, यानी कि जिनके लिए अर्ल ऑफ क्या बोला जाता था, अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक बोला जाता था, इनके लिए डेडिकेटेड थे। और इसके बाद में एक और थे हेनरी रिचले, ये जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, इनके लिए भी कुछ डेडिकेटेड थे, यानी कि इन दोनों के लिए ये डेडिकेटेड माने जाते हैं। इसके बाद में इनके रेस्ट यानी कि बचे हुए एक 127 to 154 तक
यानी कि जो लास्ट के इनके जो सोनेट्स बचे हुए थे, उन सोनेट्स को बताया जाता है कि वो डार्क लेडी के लिए एड्रेस किए गए हैं। इनकी जो लास्ट जो सोनेट है यानी कि 127 टू 154 के, ये जो है वो डार्क लेडी के लिए डेडिकेटेड है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है कि ये कोई मेरी फिटोन नाम की कोई लेडी थी, उनके लिए इन्होंने डेडिकेट किए हैं, डार्क लेडी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इनके जो लास्ट के दो जो माने जाते हैं कि जो लास्ट के दो सोनेट है इसी के अंदर, यानी 127 टू 154 जो है, इनके जो लास्ट के दो सोनेट हैं कौन से, 153 और 154 जो हैं, तो ये जो दोनों के दोनों सोनेट्स जो हैं वो लव गॉड क्यूपिड के लिए डेडिकेटेड हैं। कौन है, इनका जो लव गॉड है जो क्यूपिड है, इनके लिए डेडिकेटेड है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो सोनेट इज डिवाइडेड इन 3 क्वाड्रेंट्स, यानी कि जो सोनेट होते हैं, सोनेट का डिवाइडेशन कैसे होता है। सोनेट में दोस्तों मोस्ट ऑफ सोनेट्स विलियम शेक्सपियर के 14th लाइन का है। सोनेट जो होता है मोस्ट 14 लाइन का सोनेट माना जाता है। इन 14 लाइन में विलियम शेक्सपियर ने, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सोनेट 14 लाइन के ही लिखे हैं, कुछ सोनेट हैं जिन्होंने एक्सेप्शंस हैं जो कि 12 लाइन के भी हैं और 15th लाइन के भी हैं। तो इन्होंने मोस्ट ऑफ जो सोनेट लिखे हैं वो 14th लाइन के ही लिखे हैं। अब 14 लाइन में इनका डिवीजन कैसे होता है, इन्होंने डिवीजन जो किया है वो इनके डिवीजन में फ्रेंड क्या है, 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने, 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है कि ये 1 क्वाड्रेंट्स जो होता है फ्रेंड वो 4 लाइंस में होता है। कितने, 4 लाइंस होते हैं, यानी कि 1 क्वाड्रेंट्स में, यानी कि एक क्वाड्रेंट में 4 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं, 4 लाइनें होती हैं। इस और इसके बाद में ये 4 लाइनों के 3 क्वाड्रेंट, यानी कि इनके जो है 4 लाइनों के कितने क्वाड्रेंट होंगे, स्टेंजा होंगे, यानी कि 3, कितने, 3 स्टेंजा होंगे। और इसके बाद में इनका एक जो होगा वो इनका क्या होगा, कपलेट होगा। क्या होगा, एक कपलेट होगा। कितना, एक कपलेट होता अंतिम में। इस कपलेट में कितनी लाइन होंगी, यानी कि 2 लाइन होंगी। यानी कि कितनी, 2 लाइन, यानी कि 3 क्वाड्रेंट्स में 4 लाइन यानी कि 12 हो गई, और 1 कपलेट में 2 लाइन्स कितनी हो गई आपकी, 14th लाइन हो गई। यानी कि टोटल इनकी 14th लाइन होती है, यानी कि 4 स्टेंजा होते हैं। कितने स्टेंजा होते हैं फ्रेंड, 4 स्टेंजा होते हैं। यानी कि 3 स्टेंजा जो होते हैं, यानी कि 3 क्वाड्रेंट्स जो होते हैं वो कितनी लाइन के होते हैं, 4 लाइन के होते हैं। 3 स्टेंजा जो होते हैं 4 लाइन के होते हैं, और जो फाइनल कपलेट होता है वो स्टेंजा होता है वो कितनी लाइन का होता है आपका, 2 लाइन का होता है। यानी टोटल इनके 14th लाइन की ये इनके सोनेट हैं। तो ये सोनेट में कुछ का अलग है तो वो हम आगे बताएंगे फ्रेंड। और इनकी जो राइमिंग स्कीम बताई है कि जो क्वाट्रेंस होते हैं उन क्वाट्रेंस की जो राइमिंग स्कीम बताई है, ए बी क्या है, ए बी और ए बी, और सी डी, ए बी सी डी, ई एफ, यानी कि ये तो इनके क्वाड्रेंट्स की राइमिंग स्कीम हो गई। यानी कि ए फिर बी फिर ए फिर बी, बी के आगे कौन सा वर्ड आता है, सी के बाद डी, फिर सी के बाद फिर डी, इसके बाद में डी के बाद क्या आता है, ई, तो ई और फिर एफ ई एफ फिर ई एफ। यानी कि जैसे कि जो ए बी सी डी के सीरियल में आते हैं उन्हीं को 2 टाइम्स रिपीट करना है। ए एक के बाद में बी आता है तो फिर इसको एक बार फिर रिपीट कर दो, ए बी। फिर उसके बाद में जैसे ये क्वाड्रेंट खत्म होगा उसके नेक्स्ट सीरियल में क्या आएगा आपका, सी आएगा। सी के बाद में डी आता है तो डी को फिर से रिपीट कर दो, सी डी। और सी डी के बाद में आपका क्या आता है, फिर सीरियल में क्या आता है, नेक्स्ट स्टेंजा के लिए ई आता है, ई के बाद में एफ आता है तो ई एफ को दोबारा से फिर रिपीट कर दो। ये आपकी थोड़ा सा याद करने के लिए हो जाएगा। और इसके बाद में जो कपलेट होता है उस कपलेट में क्या आ जाता है, जी, हाँ जी, क्या आएगा आपका, जी फाइनल आ जाएगा। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी, ये इनकी राइमिंग स्कीम होती है इनके सोनेट की फ्रेंड। इसके बाद में कुछ देखो इनके 3 सोनेट हैं, यानी कि ओनली 3 ऑफ सोनेट्स, इनके 3 सोनेट हैं जो कि इनके इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एक सोनेट नंबर है 99, यानी कि इनका सोनेट नंबर फ्रेंड देखें
तो इनका सोनेट नंबर जो है वो है आपका 99 है। ये जो 99 सोनेट नंबर है, इसमें कितनी लाइन है भैया? इसमें 15th लाइन्स है। कितनी? 15th लाइन्स है। इन्होंने सोनेट नंबर 99, याद रखना है, सोनेट नंबर 99 को इन्होंने 15 लाइन में लिखा है। वहीं एक इनका सोनेट है 126, जिसमें इनकी मात्र ओनली ऑन 12 लाइन्स है। इनका जो है कि 126वां जो सोनेट है उसमें 12 लाइन है, 99वां सोनेट है उसमें 15th लाइन है। ये दो ही सोनेट है जिनमें ये लाइनों का हेर फेर है। इसके बाद में जो राइमिंग स्कीम है उसको भी एक सोनेट है 145, जिसमें इन्होंने फॉलो नहीं किया है। सोनेट नंबर 145 जो है दोस्तों, इसको इन्होंने आइएम्बिक टेट्रामीटर में लिखा। किसमें? आइएम्बिक टेट्रामीटर में विलियम शेक्सपियर ने इसमें लिखा है दोस्तों। ये इसका स्ट्रक्चर, आपके ये तीन जो सोनेट हैं वो इनके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं फ्रेंडों। दोस्तों तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये चीज़ें आपको। तो अब हम इस सोनेट नंबर 29 को देखते हैं फ्रेंड। 29 जो है इसमें देखें तो ये 4 लाइन देखो स्टार्टिंग की। 1 सेकेंड, स्टार्टिंग की ये 4 लाइन, ये एक स्टेंजा कही जाएंगी आपकी। इनका एक स्टेंजा हो गया, ये जैसे एक क्वार्टेन बोला जाता है यहाँ पर, यानी कि 4 लाइंस का एक क्वार्टेन, एक ये हो गया। एंड देन एक लाइन ऊपर की ये, एंड 2 और इसके नीचे और लाइनें हैं कि ये 4 लाइंस का, यानी कि सेकंड क्वार्टेन हो जाएगा। यानी कि 4 लाइन का ये यहाँ तक ये सेकंड क्वार्टेन हो जाएगा। सेकंड के बाद में, इसके बाद में 4 लाइन आपकी लास्ट की ये इंक्लूड कर लो, ये थर्ड स्टेंजा हो गया। इसके बाद में लास्ट में ये बची 2 लाइंस। कितनी? 2 लाइंस है फ्रेंड। ये 2 लाइंस, ये आपका क्या हो जाएगा? एक कपलेट हो जाएगा। तो इस कपलेट के आधार में देखेंगे तो इसके आधार पे ये हमारा पूरा सोनेट है। इसको हम लोग लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। क्या है यहाँ से एक्सप्लेनेशन आप समझेंगे फ्रेंड? क्या है कि वैन इन ड्रीस ग्रेस, यानी वैन इन 1 सेकेंड, वैन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज, यानी कि पोइट जो होता है वो क्या होता है कि बहुत ही सैड होता है, बहुत ही उदास होता है, और वो ये सोच रहा होता है। पोइट की बात करें तो विलियम शेक्सपियर, हमारे विलियम शेक्सपियर ने ये सोनेट नंबर 29 लिखा है। तो वो बैठे होते हैं, बहुत ही उदास होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत ही अभागा हूँ, यानी कि मैं बहुत ही अनलकी हूँ, मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है। यानी कि मेरे पास ना तो धन है ना दौलत है। क्या कर रहा है कि ना ही धन है और ना ही दौलत है, और ना ही लोगों की नज़रों में मेरी कोई इज्जत है। लोग मुझे बड़ी बड़ी ही गिरी हुई नज़र से देख रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है। इसीलिए लोगों की नज़रों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये सब कुछ सोच करके जो विलियम शेक्सपियर हमारे हैं, जो पोइट हैं हमारे, वो बहुत ही उदास, बहुत ही सैड मूड में बैठे हुए हैं, इस चीज़ को सोच रहे हैं दोस्तों। आई ऑल एलोन वी वीप माई आउटकास्ट, यानी कि वो कहते हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अकेले में बैठकर, यानी कि अकेले में बैठ कर के वो रो रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी सोसाइटी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, मुझे मेरी सोसाइटी ने, मैं सोच रहा हूँ, यानी कि वो क्या करते हैं, वो क्राइसिस करते हैं, प्रेयर करते हैं, सोचते हैं अकेले में बैठ कर के, मुझे मेरी सोसाइटी जो है, मेरा समाज जो है, उसने क्या कर दिया है, मुझे बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया है, जैसे हम लोगों की नज़र में कुछ भी नहीं है। वो ये सोच करके अकेले में बैठ करके रोते हैं और सोचते हैं बैठ करके, ही क्राइसिस अलोन बिकॉज ही थिंक, यानी कि ही हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई सोसाइटी, यानी सोसाइटी के द्वारा उनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इसकी थर्ड लाइन की बात करें, एंड ट्रेवल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइसिस, और वो कहते हैं कि
वो क्या करते हैं कि यानी कि बहुत ही यानी कि वो प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं? वो प्रेयर करते हैं हेवन से। किससे? हेवन से, यानी कि गॉड से। यानी कि वो प्रेयर करते हैं, और प्रेयर जो होती है वो क्या होती है, उन्हें लगता है कि जो मेरी प्रेयर है वो बिल्कुल यूजलेस है। कैसी है? मेरी जो प्रेयर है, यानी कि एंड ट्रेवल डीप हेवन विद माई वूटलेस क्राइसिस। यानी कि वो क्या करते हैं कि हेवन से, यानी कि गॉड से क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। और जो प्रेयर है उसे लगता है कि मेरी जो प्रेयर है वो बिल्कुल ही कैसी है? यूजलेस है, यानी कि बूटलेस क्राइसिस है, यानी कि बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि जो हेवन है वो बिल्कुल बहरा हो गया है। कैसा हो गया? डीप हेवन हो गया। हेवन कैसा हो गया? डीप हेवन, यानी कि कैसा हो गया? बिल्कुल बहरा हो गया है। गॉड जो है बिल्कुल बहरा हो गया है। मेरी जो प्रेयर है वो सुन ही नहीं रहा है। मेरी प्रार्थना जो है वो सुन ही नहीं रहा है। इसलिए उसे लगता है कि वो मेरी जो प्रेयर है वो बिल्कुल ही यूजलेस है, क्योंकि गॉड जो है, हेवन जो है, वो बहरा हो गया है। वो मेरी प्रेयर सुन ही नहीं रहा है। तो उन्हें अपनी प्रेयर कैसी लग रही है दोस्तों? बिल्कुल यूजलेस लग रही है। ठीक है, वो गॉड से शिकायत करते हैं, प्रेयर करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि मेरा फॉर्च्यून मेरे पास नहीं, मेरे धन मेरे पास नहीं है। यानी कि मैं बिल्कुल लोगों की नज़रों में बिल्कुल गिरा हुआ हूँ। लोग मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे। इसलिए वो प्रेयर करता है हेवन से, और हेवन जो है वो भी उसकी बात को नहीं सुनता है, पोइट की बात को नहीं सुनता है। कोई भी उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए उसे लगता है कि हेवन जो है बिल्कुल बहरा हो गया है। मेरी जो प्रेयर है, ये प्रेयर करना गॉड के लिए बिल्कुल ही यूजलेस है। मैं बिल्कुल ही प्रेयर ना करूं, मुझे कोई यानी कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसके बाद में अगली नेक्स्ट लाइन पे बाद, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फैट। और क्या करता है पोइट? क्या करता है? अपने आप को देखता है, अपने जीवन को देखता है। यानी कि एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, वो क्या करता है? अपने आप को क्या करता है? देखता है। एंड कर्स माई फैट, और वो अपने आप को अभिशापित करता है, अपने भविष्य को क्या करता है? अपनी डेस्टिनी को यानी कि कोसता है, ब्लेम करता है कि मेरा भविष्य ही, यानी कि सॉरी, मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य ही मेरे साथ नहीं है। यानी कि अपने आप को क्या करता है? बड़ी घृणा, उसे घृणा सी महसूस होती है। यानी वो अभिशाप सा अपने आप को महसूस करता है कि मेरी डेस्टिनी जो है, मेरा भाग्य जो है, वो मेरे साथ नहीं है। पोइट कहता है तभी इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे साथ, मेरे पास धन नहीं है, मेरी लोगों की नज़रों में इज्जत नहीं है, और मुझे लोगों ने बहिष्कृत सा कर दिया है। उसे इसीलिए ऐसा लगता है। लास्ट स्टेंजा की लाइन बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेंजा कहता है, यानी कि नेक्स्ट लाइन में, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। यानी कि वो क्या करता है पोइट, यानी कि जो शेक्सपियर हैं, वो कहते हैं, विशिंग करते हैं, यानी कि विशेष करते हैं अपने आप से। यानी कि वो इच्छा करते हैं, वो चाहते हैं ही वर लाइक समवन। यानी कि देखो फ्रेंड, ध्यान देना है, ये आपकी स्टेंजा की लाइन है, और ये मैंने इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया। ये नीचे वाला, ये वाइट कलर में ये एक्सप्लेनेशन है, इसका ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं? वो इच्छा जताते हैं, वो इच्छा जाहिर करते हैं कि कोई एक अमीर व्यक्ति की तरह, एक रईस व्यक्ति की तरह, बहुत पैसे वाले व्यक्ति की तरह मैं भी एक बहुत अमीर व्यक्ति होता, यानी कि बहुत रईस व्यक्ति होता, और मेरे पास भी बहुत सारी होप होती, मेरी आशाएं होती, और मुझे उन आशाओं पे, अपने जीवन में अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता। यानी कि हाँ, मैं इन चीज़ों को अचीव कर लूँगा। यानी हु हैज़ मोर होप एंड कॉन्फिडेंस इन लाइफ, यानी कि मेरी आशाएं, मेरे अंदर क्या होती? बहुत सारी आशाएं होती, बहुत कुछ प्राप्त करने की, और मुझे उन आशाओं पे क्या होता? कॉन्फिडेंस होता कि मैं इन चीज़ों को प्राप्त कर लूँगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति होता, एक बहुत ही रईस अमीर व्यक्ति की तरह ऐसा व्यक्ति होता। विलियम शेक्सपियर ये चीज़ सोच रहे हैं, हमारे पोइट ये बात सोच रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन है, हाँ, फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ड। यानी कि वो इच्छा करते हैं, ऐसे करते हैं, यानी कि फीचर्ड लाइक हिम, यानी कि लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ड।
यानी कि डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, यानी ही विशेष ही हैड ए बेटर यानी कि अपीयरेंस लाइक अदर एंड आल्सो हैड लोयल फ्रेंड लाइक दे डू। तो वो ऐसी इच्छा करता है, ऐसी आशा करता है कि मैं भी बहुत अमीर होता, मैं बहुत पैसे वाला होता, तो मेरे पास भी बहुत अच्छे दोस्त होते, बड़े अमीर घराने के मेरे दोस्त होते, और वो बड़े ही मेरे दोस्त जो होते वो मेरे प्रति बड़े ही लोयल होते यदि मेरे पास ये सब कुछ होता। ही विशेष ही हैड ए बेटर अपीयरेंस लाइक अदर्स, और क्या करते, बाहर के जो और लोग होते वो मेरे प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करते, एंड आल्सो हैड लॉयल फ्रेंड्स, और वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लॉयल होते, मेरे लिए लॉयल होते, लाइक दे डू, यानी कि वो बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रीट करते मेरे साथ में यदि मेरे पास धन दौलत और पैसा होता। ये बात विलियम शेक्सपियर कहते हैं हमारे। फिर आगे डिजायर करते हैं, डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, और कहते हैं वो चाहते हैं और मेरे पास, यानी कि ये जो लोग होते हैं इन लोगों की तरह मेरे पास भी एक टैलेंट होता। उन लोगों के पास जो अमीर लोग, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उन लोगों की जैसा मेरे पास भी क्या होता, टैलेंट होता। और क्या होता कि यानी कि अगर जब टैलेंट होता, एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट अनदर पर्सन हैज, और उन व्यक्तियों की तरह ही मेरे पास क्या होता, अपॉर्चुनिटी भी होती, स्कोप होता। यानी कि जब मेरे पास क्या होता, वो ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति की तरह, उन व्यक्तियों की तरह जो रईस घराने के होते हैं उनके पास जो टैलेंट होता है वो क्या होता, वैसे ही मेरे पास भी कुछ कौशल होता, कोई टैलेंट होता, जिससे क्या होती, मेरे आगे भी बहुत सारी क्या होती, अपॉर्चुनिटीज होती, यानी कि बहुत सारे अवसर होते, यानी कि बहुत कुछ अवसर होते मेरे पास जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता था। ऐसी डिजायर रखते हैं हमारे शेक्सपियर साहब। आगे कहते हैं, विद वॉट आई मोस्ट इंजॉय विद वॉट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। वो कहते हैं कि द थिंग दैट नॉर्मली गिव हिम जॉय नो लॉन्गर सेटिस्फाई हिम, यानी वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी मेरे अंदर ये जो जॉय पैदा करने के लिए जो इच्छाएं आ रही है, जो मेरे अंदर ये पाने की आशा है, वो मेरे लिए बहुत ही एक तुच्छ होती, बहुत ही एक नॉर्मल होती यदि मेरे पास एक कौशल होता। क्या होता, कौशल होता, यानी मेरे पास कोई टैलेंट होता। यदि टैलेंट होता तो मेरे पास बहुत सारी डिजायरिंग होती, यानी कि स्कोप होता, यानी कि बहुत कुछ प्राप्त करने के अवसर होते मेरे पास। जब अवसर होते तो मेरे पास भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती, बड़े बड़े घर होते, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त होते, बड़े यानी कि रईस घरानों के दोस्त होते। ये सब कुछ पाना मेरे लिए बहुत ही एक छोटा था यदि मैं ऐसा होता। तो ये बात वो कहते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज निगेटिव थाउट्स, और मेरे अंदर जो भी निगेटिव थाउट होते वो सब कुछ स्वतः ही चले जाते। ही स्टार्ट्स टू डिसलाइक हिमसेल्फ, जो भी लोग जो भी चीज़ें मैं डिसलाइक, यानी कि मेरे अंदर जो भी चीज़ें गलत निगेटिव विचार आ रहे हैं वो सब उनको मैं क्या कर देता, डिसलाइक कर देता। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, यानी कि खुशी से, यानी कि वट सडनली, यानी कि लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक से, यानी ही थिंक्स, वह क्या करता है, सोचता है, अबाउट द पर्सन ही लव्स, यानी कि हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, यानी कि कहने का मतलब है अचानक से पोइट, यानी कि हमारे जो पोइट होते हैं वो अभी ये सारे थाउट उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति है वो जिससे प्यार करते हैं, यानी कि उनका जो दोस्त है, यानी कि ही थिंक अबाउट द पर्सन ही लव्स एंड एवरीथिंग चेंज, और क्या होता है, सब कुछ एकदम बदल जाता है। वो ये सारी चीज़ें सोच रहे होते और सोचते सोचते उनके दिमाग में, हमारे पोइट के दिमाग में, यानी कि विलियम शेक्सपियर जी के दिमाग में एकदम से एक विचार आता है उस व्यक्ति के बारे में, वो जिससे प्यार करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, उसके बारे में
विचार आता है और एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलेन अर्थ सिंग्स हाइमन्स ईट हेवेंस गेट। जिस तरह से, जैसे एक लार्क पक्षी होता है, जिस तरह से यानी कि लार्क पक्षी होता है, वो सुबह होते ही, जैसे ही सुबह होती है, वो सुबह होते ही अर्थ से यानी कि पृथ्वी से जाकर सीधा स्वर्ग के गेट पर पहुंचता है, हेवन के गेट पर पहुंचता है, और वहां जाकर के वो भजन गाना शुरू कर देता है। ऐसे ही पोइट के दिमाग में एकदम से चेंजिंग आ जाती है जब वो अपने लव्स के बारे में सोचते हैं, अपने प्यार के बारे में सोचते हैं, उनका दिमाग एकदम से बदल जाता है। हिज मूड राइजेज जस्ट लाइक ए लार्क, यानी उनका मूड जो होता है बिल्कुल एक लार्क पक्षी जो बर्ड होती है उसकी तरह चेंज हो जाता है। दैट राइजेज फ्रॉम द डार्क अर्थ एट डाउन एंड सिंग्स हैप्पीली एट द गेट ऑफ हेवन। और जैसे ही अंधेरा जाता है, रोशनी छटती है, और वो क्या होता है, हेवन के गेट पर जा करके भजन गाना शुरू कर देता है खुशी के साथ में। ऐसे उनका मूड चेंज होता है। For thy sweet love remembered such wealth brings, क्या होता है, द मेमोरी ऑफ द beloved's लव ब्रिंग्स हिम ग्रेट जॉय एंड रिचनेस। और उनका जो हृदय होता है एक ऐसी वेल्थ, ऐसी संपदा से भर जाता है जो कि उन्हें बहुत ही जॉय देती है, बहुत ही आनंद देती है, बिल्कुल उन्हें बहुत ही रिच कर देती है, रिचनेस कर देती है। यानी फॉर दाई स्वीट लव, उनके उस मीठे प्यार को सोच करके, और वो क्या करते हैं, उनकी जो प्यार की, मीठे प्यार की यानी कि स्वीट लव की जो याद आती है उसको दोबारा से वो लर्न करते हैं, और जब दोबारा से रिमेंबर करते हैं यानी कि रिमेंबर करते हैं, लर्न करते हैं, और उनका जो हृदय होता है, उनका दिल जो होता है वो क्या कर देता है, वो एकदम से ग्रेट रिचनेस के साथ में भर जाता है। सबसे बड़ी उन्हें खुशी मिलती है। दैट देन आई स्कोर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, कहने का मतलब है दिस हैप्पीनेस, यानी कि वो कहते हैं कि एक ऐसी हैप्पीनेस है, एक ऐसी खुशी है कि इसके आगे कोई भी खुशी मुझे बड़ी नहीं लगती है। वो कहते हैं कि यदि यह खुशी मेरे पास हमेशा के लिए रुक जाए, यानी कि ये प्यार मेरा हमेशा के लिए रुक जाए, ये वेल्थ संपदा, ये वाली खुशी हमारे पास हमेशा के लिए रुक जाए, तो यदि कोई मुझे राजा भी बनाना चाहे मैं तब भी उसको ठुकरा दूंगा और राजा भी बनना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे इससे बड़ी कोई संपदा नहीं चाहिए, इससे बड़ी, इससे ज़्यादा कोई भी सक्सेसफुल नहीं मिल सकती है। ये बात हमारे पूरे सोनेट के अंदर कही गई है। दोस्तों, ये सोनेट आपको समझ आया होगा। इस सोनेट में कुछ नहीं, आपको बस यही चीज़ है ध्यान देना है कि हमारे विलियम शेक्सपियर जो साहब हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम अगर नेगेटिव होते हैं, हमें अगर कुछ परेशानी होती है, अगर हम परेशान होते हैं, तो हम खुद से नहीं, हम अपने आसपास के लोगों को देख करके ये चीज़ों से परेशान होते हैं कि ये कितना पैसे वाला है और मेरे पास पैसा नहीं है, ये कितना सक्सेस है, मैं सक्सेस नहीं हूँ। कहने का मतलब है हमें जो परेशानियाँ आती हैं वो आउट सोर्सेस से आती हैं, यानी कि बाहर के स्रोतों से आती हैं, बाहर के लोगों से आती हैं, और इस चीज़ को देख करके हम लोग क्या होते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं कि कोई कितना सक्सेस है, कोई, मैं कितना सक्सेस नहीं हूँ। इन चीज़ों को वो बताते हैं, वो कहते हैं कि हमारी परेशानियाँ जो होती हैं वो बाहर के लोगों को देखकर ही आती हैं। तो इन चीज़ों की वो शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गॉड जो है वो मेरे साथ भेदभाव कर रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, मेरा डेस्टिनी है, जो मेरा फेट है वो क्या है, मेरे साथ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, लोगों की नज़रों में बहुत गिरा हुआ हूँ। तो ये लाइनें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। और यही सारी चीज़ें हमने नीचे ये आपको अबाउट द सोनेट के बारे में यहाँ दिया है, इसमें सारी यही चीज़ें बताई गई हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सोनेट है फ्रेंड वो है हमारा 138। इस सोनेट को भी देखेंगे हम लोग।
इसमें बात करें तो ये देखो 4 लाइंस का एक स्टेंजा इसमें ये रहा आपका, एक स्टेंजा यहाँ तक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका स्टेंजा के लिए 2 लाइंस इसकी ये हैं नेक्स्ट स्टेंजा की, और 2 लाइंस ये रहीं इसकी। तो ये 4 लाइंस को मिलाकर एक स्टेंजा ये दूसरा हो गया, यानी 2 स्टेंजा हो गए। इसके बाद में इसका थर्ड स्टेंजा जो है ये 4 लाइन को ये मिला के ये थर्ड स्टेंजा हो गया। एंड फाइनल लास्ट 2 लाइंस जो हैं वो इनको देखें तो ये क्या है आपका कपलेट है फ्रेंड। तो ये आपकी 14th लाइन हो गई। तो हम लोग फ्रेंड्स इसकी लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा ही वे में आपको समझ आएगा। तो फ्रेंड यहाँ देखो, वैन माई लव स्वीट्स दैट सी इज मैड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर थाउट, यानी कि दाउ आई नाउ सी लाइज। यानी कि जो हमारे पोइट हैं, जो हमारे कवि हैं, वो कहते हैं कि जब मेरी प्रेमिका जो है वो कसम खाती है, यानी कि मेड ऑफ ट्रूथ, यानी कि मेड ऑफ ट्रूथ, इसका मतलब क्या है यहाँ पर वो यानी कि लॉयल, यानी कि फैथफुल, ऑनेस्ट। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, यानी पोइट के जो प्रति, यानी कि शेक्सपियर के प्रति क्या है, बहुत ही वफादार है, लॉयल है, बिल्कुल ऑनेस्ट है, ईमानदार है। यानी कि वो ऐसी कसम खाती है, यानी कि हमारे विलियम शेक्सपियर साहब कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है वो कसम खाती है, कहती है कि मैं कैसी हूँ, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, आई डू बिलीव हर। और पोइट कहते हैं कि मैं उसकी बात पे विश्वास कर लेता हूँ, आई डू बिलीव हर, मैं क्या करता हूँ, उसकी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। दाओ यानी दाऊ आई नाउ सी लाइज, जबकि मैं जानता हूँ, दाऊ यानी कि जबकि मैं जानता हूँ, आई नाउ सी लाइज, यानी कि वो क्या कर रही है, झूठ बोल रही है। हमारे पोइट, हमारे कवि क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी प्रेमिका जो है वो कसम खाती है, यानी स्वीर से, यानी कि वो क्या करती है, कसम खाती है, यानी कि कसम खाती है, कहती है कि मेड ऑफ ट्रूथ, मैं क्या हूँ, ऑनेस्ट हूँ, आई बिलीव हर, यानी कि और मैं क्या करता हूँ, पोइट कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, उसकी बात पर भरोसा कर लेता हूँ। दाओ यानी कि जबकि मैं जानता हूँ, आई नाउ सी लाइस, यानी वो क्या कर रही है, वो झूठ बोल रही है, यानी कि उनकी प्रेमिका कसम खाती है कि मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, और फिर भी यानी कि फिर क्या करते हैं, पोइट क्या करते हैं, उसकी बात पे भरोसा कर लेते हैं, जबकि हमारे पोइट जानते हैं कि वो क्या कर रही है, झूठ बोल रही है। दैट शी माइट थिंक मी सम untutored youth unlearned in the world's false subtleties, यानी कि वो कहते हैं कि वो ऐसा सोचती होगी, he pretends to trust her so that she will think he is an innocent young man who is unaware of tricks and lies। यानी कि हमारे पोइट हैं, वो कहते हैं कि मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ कि वो ये सोच रही होगी, मैं ऐसा व्यवहार, मैं ऐसे प्रिटेंड्स कर रहा हूँ कि वो ये सोच रही होगी कि मैं कैसा, मैं बिल्कुल बहुत ही एक इनोसेंट व्यक्ति हूँ। कैसा व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल एक इनोसेंट व्यक्ति हूँ, यानी कि बिल्कुल टूटर्ड हूँ। अनटूटर्ड का मतलब हो गया यहाँ पर मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है इस जीवन के बारे में, संसार की चीज़ों के बारे में, झूठ और सच के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो ऐसा जानती होगी कि मैं एक ऐसा यानी अनटूटर्ड यूथ हूँ, मैं बिल्कुल नॉविस व्यक्ति, यानी कि इनोसेंट यंग मैन हूँ, वो ऐसा जानती होगी, यानी कि अनलर्नड इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सब्टिलिटीज, और वो ये जानती है कि मैं इस झूठ के बारे में कुछ नहीं जानता। वो ऐसा सोचती होगी कि मैं वो मुझसे जो झूठ बोल रही है, मैं उस झूठ के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और ये संसार में लोग कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे झूठ बोलने की ट्रिक्स अपनाते हैं। हमारा प्यार यानी कि हमारा लवर जो है, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, वो उनके बारे में
कुछ नहीं जानते। विलियम शेक्सपियर साहब ऐसा उसके बारे में सोचते हैं और वो भी ये चीज़ उसके बारे में सोचती होगी शेक्सपियर के बारे में। दस वैनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग, यानी कि दस उसका, यानी कि वैनली थिंकिंग यानी कि बिल्कुल ही बेकार है सोचना, दैट सी थिंग्स मी यंग यानी कि मैं क्या हूँ, एक युवा हूँ, मैं जवान हूँ, ये उसका मेरे बारे में सोचना बिल्कुल ही बेकार है। ही फूलिशली इमेजिन्स यानी कि दैट सी बिलीव्स ही इज यंग, यानी कि वो कहता है, यानी कि पोइट कहता है कि जो मेरे बारे में ये सोच रही है, ये थिंकिंग है उसके मन में कि मैं यंग हूँ, ये उसकी थिंकिंग बिल्कुल ही बेकार है। आल्दाओ क्योंकि वो जानती है, सी नाउ सी जबकि, यानी कि जो जबकि वो जानती है कि माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, यानी कि जो मेरे बेस्ट दिन थे, जो मेरे अच्छे दिन थे, जो मेरे प्यार करने के दिन थे, वो अब गुजर चुके हैं, वो अब जा चुके हैं। यानी पोइट कहता है कि दस वैंडली थिंकिंग दैट सी थिंक्स माई यंग, यानी कि उसका मेरे बारे में ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि वो सोचती है कि मैं यंग हूँ, ये उसका सोचना बिल्कुल बेकार है। ऑल द सी नाउस यानी कि नाउस मी डेज आर पास्ट द बेस्ट, यानी कि जबकि वो जानती है कि मेरे जो अच्छे दिन थे, जो मेरे प्यार करने के दिन थे, वो अब जा चुके हैं, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, यानी मेरे प्यार करने के दिन जो है वो गुजर चुके हैं। जबकि वो ये जानती है, फिर भी उसका ये मेरे बारे में यंग सोचना बिल्कुल बेकार है। हमारे पोइट कहते हैं, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, यानी कि मैं बिल्कुल, हाँ, मैं इस चीज़ का, यानी कि बिल्कुल भी उससे कोई भी प्रश्न नहीं करता, ना ही मैं उसके बारे में कुछ कहता हूँ कि वो जो भी झूठ बोल रही है, मैं उसके झूठ को बिना शिकायत के, बिना कुछ बोले उसके झूठ को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यानी कि वो जैसे झूठ बोलती है, मैं भी उसकी झूठ बात पर बिलीव कर लेता हूँ, विश्वास कर लेता हूँ। ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल ट्रुथ, यानी कि सपर्स, यानी कि इसी तरह से हम दोनों लोग दोनों तरफ से एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और एक दूसरे की बात पर विश्वास कर लेते हैं, और क्या है, झूठ को हम क्या करते हैं, दबा देते हैं। यानी कि वो मुझसे झूठ बोलती है तो मैं उस झूठ को सच मान करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और जो मैं उससे झूठ बोलता हूँ तो मेरी इस झूठी बात को सच मानकर वो एक्सेप्ट कर लेती है, और इसी तरह हम दोनों लोग क्या करते हैं, इस झूठ को दबा देते हैं। ही एक्सेप्ट्स हर लाइज एंड सी एक्सेप्ट हिज लाइज, बोथ ऑफ देम हाइड द ट्रूथ फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ से इस सच को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, और उस झूठ को ही हम लोग सच मान लेते हैं। आगे क्या हम देखते हैं लाइन, आगे कहते हैं, बट वेयर फोर सेज सी नोट सी इज अनजस्ट, यानी कि एंड वेयर फोर से नोट आई दैट आई एम ओल्ड, यानी कि यानी कि वो जो है वो इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है, वो जानती है, यानी कि बट वेयर फोर सेज सी नोट सी इज अनजस्ट, यानी कि वो इस झूठ को जानती है कि वो ये झूठ बोल रही है, और वो इस झूठ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं क्या हूँ, उससे बिछड़ जाऊं, उससे बात ना करूं। एंड वेयर फोर से नोट आई दैट आई एम ओल्ड, और मैं भी इस चीज़ से डरता हूं कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं भी डरता हूं, और मैं इसी कारण मैं क्या करता हूं, एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं उसे नहीं बताता हूं कि मैं क्या हूं, बूढ़ा हो चुका हूं। यानी कि पोइट कहता है, जो पोइट कहता है वो डरता है, वो कहता है कि वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती, वो क्यों नहीं कहती कि मैं अनफेथफुल हूँ, और और मैं भी इस चीज़ से क्यों डरता हूँ, मैं क्यों नहीं बताता हूँ उसे, मैं क्यों नहीं एडमिट कर लेता, मैं एक्सेप्ट कर लेता कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि हम लोगों में कोई दरार पैदा ना हो जाए, इसीलिए हम दूसरे से झूठ बोलते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
ओ लव्स बेस्ड हैबिट इज इन सीमिंग यानी कि ट्रस्ट एंड एज इज लव लव्स नोट टू हैव ईयर्स टोल्ड, यानी कि वो क्या करता है, वो कहते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, यानी कि पोइट कहता है एक दूसरे पर, यानी कि प्यार की सबसे अच्छी आदत होती है, सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि एक दूसरे पे भरोसा दिखाना चाहिए, हमें एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें चाहे ये पता है कि वो झूठ बोलता है या वो झूठ बोलती है, तब भी हमें उन एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और हमें सुनना चाहिए। और जो प्यार करने वाले लोग होते हैं वो ये कभी पसंद नहीं करते कि उनसे कोई ये कहे कि आपके प्यार करने की उम्र जो है वो अब जा चुकी है, आपके प्यार करने के जो दिन हैं वो अब गुजर चुके हैं, अब आपके प्यार करने की उम्र नहीं है। ये प्यार करने वाले लोग ये चीज़, ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें कभी ये बात सही नहीं लगती है। तो इसलिए कहा है उन्होंने कि ये चीज़ प्यार की सबसे बढ़िया बात है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। हमारे विलियम शेक्सपियर साहब ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं देयर फोर आर आई लाई विद हर एंड सी विद मी एंड इन आवर फॉल्ट्स वाई लाइस बी फ्लैटर्ड बी, यानी कहने का मतलब है वो कहते हैं कि ये हम एक दूसरे से, यानी कि मैं उससे झूठ बोलता हूँ और वो मुझसे झूठ बोलती है, दे आर म्यूचुअल लाइंग, और हम एक दूसरे को क्या करते हैं, फ्लर्ट करते हैं। लेकिन ये फ्लर्ट करना ही ये गलती है, यानी कि गलती है, लेकिन ये गलती ही हम दोनों को साथ में रहने के लिए बनाए रखती है। हम एक दूसरे को फ्लर्ट करते हैं, ये फ्लर्ट करना, ये झूठ बोलना गलत है, लेकिन फिर भी हम ये इसलिए झूठ बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, वो मेरे साथ रहे, मैं उसके साथ रहूं, हम लोग कभी अलग ना हों, इसीलिए हम लोग ये झूठ बोलते हैं, ये ट्रिक अपनाते हैं। लेकिन बेशक हमारी ये गलत हो, फिर भी हम लोग इस ट्रिक को अपनाते हैं। तो ये चीज़ वो कमिट करते हैं शेक्सपियर साहब, लास्ट स्टेंजा में ये बताते हैं हमें। जो कपलेट है हमारा, उस कपलेट के अंदर ये बात हमारे विलियम शेक्सपियर साहब बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं झूठ क्यों बोलता हूँ उनसे, मैं इसलिए बोलता हूँ, और वो भी मुझसे झूठ बोलती है। वो क्यों बोलती है, वो इसलिए बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। हम एक दूसरे से अगर सच बताएंगे तो कहीं एक दूसरे का हम बुरा ना मान जाएं और हम दूर ना चले जाएं। तो वो यही बताना चाहते हैं कि इस लंबे समय तक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, एक दूसरे की बात को बिना शक के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये हमारे विलियम शेक्सपियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका व्यू है, उनका मानना है। दोस्तों आप ज़रूर बताइए आप लोगों का क्या मानना है, आप क्या समझते हैं, कमेंट करें हमारे वीडियो में और बताएं, और कहाँ क्या कमी रही उस चीज़ का भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आप सपोर्ट करें दोस्तों, जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाएँ। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम लाएंगे जिसमें हम आपको और भी बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट कोई राइटर होगा, हमारा पोइट होगा, उनको उठाएंगे हम, सिलेबस में एक एक करके 1 शॉर्ट रिवीजन के रूप में ये वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फ्रेंड।